पासवर्ड तुझे पता है मेरा पासवर्ड सच में? भाई तो उंगली रख दिया है ना सामने कैमरे के सामने इसी वजह से ये भी डर रखियो मुझे रख देंगे ये लिख देंगे ओम का हाथ उंगली उंगली नहीं रहे देखो उंगली खून ओम का खून बह रहा था मैं हंस के वीडियो कर रहा था जरा हाथ हटाओ हटा ले थोड़ा चल चल कैसे जैसे मशीन ये पेड़ा ये चील पकड़ नहीं पा रहा है तो इतना अबे मेरा मुंह टूट। कहानी का नाम है सोनपरी। एक छोटी सी लड़की थी जिसका नाम स्वीटी था। स्वीटी के पिता वो दादी उसे हमेशा खुश रखने की कोशिश किया करते थे, परंतु जब भी रात को स्वीटी सोने जाती थी तो बहुत उदास हो जाया करती थी, क्योंकि जब वो बहुत छोटी थी तभी उसकी माँ की मृत्यु हो गई। स्वीटी की दादी ने उसे बहलाने के लिए कह रखा था कि तुम्हारी माँ एक परी बन गई, वो स्वर्ग में रहती है और वहाँ से तुम्हें देखा करती, इसीलिए तुम्हें अपनी माँ को याद करके नहीं रोना चाहिए। स्वीटी के स्कूल की 2 लड़कियां रीता वो रश्मि स्वीटी से ईर्ष्या रखती थी और उससे परेशान करने नए नए तरीके ढूंढती रहती थी। एक दिन रीता ने स्वीटी को इतना अधिक तंग किया कि स्वीटी रुआसी सी हो गई। अभी रुआसी क्या होती है? मतलब उदास हो गई। ऐसा मतलब जलती थी। किताब भी पढ़ के नहीं, मैं गाना सुन सुन के सीख गया। स्कूल से लौटकर स्वीटी बहुत उदास थी। उस रात वो सोते सोते अपनी माँ को याद करके रोने लगी। रोते रोते उसकी आंख लग गई। नींद में स्वीटी ने एक सपना देखा जिसमें एक सुंदरी जिसने सुनहरे वस्त्र वो हीरे जवाहरात के आभूषण पहन रखे हैं उसके सामने खड़ी है। उसके पंख चमचमा रहे थे। हाँ, उसके समीप ही चांदी के वस्त्र पहने एक आदमी खड़ा था। उस सुंदरी ने स्वीटी से कहा, स्वीटी मैं सोनपरी हूँ और मैं परिलोक में रहती हूँ। परिलोक स्वर्ग के पास बना हुआ है। मुझे भगवान ने आदेश दिया है कि मैं तुम्हारी माँ का स्थान ग्रहण करूँ और सदा तुम्हारी सहायता करूँ। यह मेरा सेवक चंद्र है। तो परी की सेवक कौन है? चंद्र। जब भी तुम्हें मेरी सहायता की आवश्यकता हो तुम इस जादुई टुकड़े को घिसना। मैं अपने सेवक चंद्र के साथ तुरंत तुम्हारी सहायता के लिए प्रकट हो जाऊंगी और तुम्हारी रक्षा करूंगी। परंतु एक बात याद रखना कि हमें तुम्हारे अलावा अन्य कोई भी व्यक्ति नहीं देख पाएगा। फिर स्वीटी को कांच का जादुई टुकड़ा देकर सोनपरी अदृश्य हो गई। सुबह जब स्वीटी की आंख खुली तो उसने मुस्कुराते हुए मन ही मन सोचा, अरे कितना सुंदर सपना था, पर अब मुझे सपने के विषय में सोचना छोड़कर स्कूल जाने की तैयारी करनी चाहिए। ऐसा सोचकर स्वीटी पलंग से उठने लगी। बेड को क्या बोलते हैं? पलंग। जब बोलोगे कहाँ बैठे हैं हम अभी? पलंग के ऊपर। कहाँ बैठे हैं? पलंग के ऊपर। परंतु जैसे ही वो उठी कोई वस्तु पलंग पर से नीचे जमीन पर गिर पड़ी। जमीन मतलब तड़। उसे देखकर स्वीटी की आंखें आश्चर्य से फैल गई। यह वही जादुई कांच का टुकड़ा था जो स्वीटी ने अपने सपने में देखा। सोनपरी के द्वारा दिए गए कांच के टुकड़े वो सोनपरी की बातों की सच्चाई को परखने के लिए स्वीटी हाँ वही कांच का टुकड़ा सपने में देखा। हाँ लेट जा, तो हमारे कंधे पर ऐसे आके बैठ जा। हमारा कंधा नहीं है, पहाड़ का है। यह वही जादुई कांच का टुकड़ा था जो स्वीटी ने अपने सपने में देखा। सोनपरी के द्वारा दिए गए कांच के टुकड़े वो सोनपरी की बातों की सच्चाई को परखने के लिए स्वीटी कांच के टुकड़े को घिसने लगी। क्या करने लगी? घिसने लगी। मैं ऐसे बीच बीच में पूछता रहूंगा, समझे? जैसे ही स्वीटी ने कांच का वो टुकड़ा घिसा सोनपरी और उसका सेवक चंद्र स्वीटी के सामने प्रकट हो गए। कहो स्वीटी, क्या बात है? मुझे क्यों बुलाया है? शायद तुम मेरी बातों की परीक्षा लेना चाहती थी, इसीलिए उंगली उठा, इसीलिए घिसकर देख रही थी कि मैं आती हूँ या नहीं। ये कहकर सोनपरी हंसने लगी। फिर स्वीटी के सिर पर प्यार से हाथ फेरकर सोनपरी वो उसका सेवक चंद्र दोनों अदृश्य हो गए। स्वीटी जल्दी जल्दी स्कूल जाने की तैयारी करने लगी। वो जल्दी से जल्दी स्कूल पहुंचकर अपनी प्यारी सखी मोना को सोनपरी के बारे में बताना चाहती थी, परंतु तभी उसे सोनपरी की शब्द याद आए, मैं तुम्हारी सहायता करने अवश्य आऊंगी स्वीटी, परंतु याद रहे कि तुम्हारे सिवा मुझे और चंद्र को कोई भी नहीं देख पाएगा। सोनपरी के ये शब्द याद आते ही स्वीटी ने एक ठंडी सांस ली और स्कूल जाने के लिए निकल। उस दिन स्कूल पहुंचकर स्वीटी बहुत खुश थी।
जब रीता और रश्मि ने कक्षा में प्रवेश किया तो स्वीटी को खुश देखकर वे स्वीटी को तंग करने की नई योजना बनाने लगी। थोड़ी देर बाद स्वीटी पानी पीने के लिए कक्षा से बाहर गई। उसने देखा कि अध्यापिका सभी विद्यार्थियों से कह रही थी, बच्चों, इस सप्ताह के अंत में स्कूल से सभी बच्चों को पिकनिक पर ले जाया जाए। जो बच्चे पिकनिक पर जाना चाहते हैं वे अपना नाम खन्ना मैडम को लिखवा दें और साथ ही अपने माता पिता की आज्ञा का लिखित सहमति पत्र भी 500 रुपए के साथ जमा करवा दें। पिकनिक पर जाने की बात सुनकर स्वीटी बहुत खुश हुई और घर आकर उसने अपनी दादी से कहा, दादी, सभी बच्चे पिकनिक पर जा रहे हैं, क्या मैं भी पिकनिक पर जा सकती हूँ? स्वीटी की दादी ने हंसकर स्वीटी को गले से लगा लिया और पिकनिक पर जाने की आज्ञा दे दी। शाम को जब स्वीटी के पिता घर आए तो उसने उनसे 500 रुपए वो पिकनिक पर जाने की आज्ञा लिखित रूप में ले ली। उस रात स्वीटी ने सोनपरी को भी पिकनिक पर जाने के विषय में बताया। शीघ्र ही पिकनिक पर जाने का दिन भी आ गया। नियत समय मतलब जिस समय में जाना है, नियत समय पर सभी बच्चे तथा उनकी 2 अध्यापिकाएं श्रीमती खन्ना व शर्मा मैडम भी बस में बैठ गए। 1 घंटे के बाद बस शहर के बाहर एक उद्यान के पास पहुंचकर रुके। बस से उतरने पर श्रीमती खन्ना ने बच्चों को आदेश दिया, सभी बच्चे अपना अपना साथी चुन ले। स्वीटी ने अपने साथ के लिए मोना को चुना। सभी बच्चों को एक उस स्थान का नक्शा, एक खाने का पैकेट तथा पानी की बोतल दे दी गई। साथ ही बच्चों को यह निर्देश भी दिया गया कि सभी बच्चे नक्शे में दिए गए मार्ग के अनुसार ही चलेंगे और 3 घंटे बाद पिकनिक स्थल पर एकत्रित होंगे। स्वीटी और मोना ने अपना अपना सामान उठाकर चलना शुरू किया। उन्हें देख रीता और रश्मि भी तेजी से उनके पीछे पीछे चलने लगे। चलते चलते स्वीटी और मोना चट्टान के एक किनारे पर पहुंच गए। नीचे झांकने पर उन्हें एक खाई दिखाई दी। गड्ढा जो लगभग 100 फुट गहरी थी, मतलब बहुत बड़ी खाई है क्योंकि ये पहाड़ के ऊपर है और नीचे क्या है, खाई। पास ही एक नदी बह रही थी जिसका बहाव काफी तेज था। तभी मोना को एक पेड़ की शाखा पर बैठा एक सुंदर पक्षी दिखाई दिया, परंतु जैसे ही वो उसके समीप गई वो पक्षी पंख फड़फड़ाकर उड़ गया। ये देखकर मोना उसके पीछे पीछे भाग चली। स्वीटी वहीं रुककर मोना के लौटने का इंतजार करने लगी। इंतजार मतलब अपेक्षा। रीता व रश्मि चुपचाप थोड़ी दूर से ये सब देख रही थी। रीता रश्मि से बोली, रश्मि, स्वीटी अब अकेली खड़ी है, चलो हम चट्टान पर चढ़कर उसे धक्का दे देते, परंतु उसके गिरने से पहले ही हम उसे संभाल लेंगे। इस तरह उसे डराने में मजा आए। ये सोचकर दोनों चुपचाप चट्टान पर स्वीटी के पीछे जाकर खड़ी हो गई। तभी रीता ने स्वीटी को जोर से धक्का दिया, परंतु इससे पहले कि रश्मि स्वीटी को संभाल पाती, स्वीटी नीचे खाई में गिर पड़ी और उसकी चीख गूंज उठी। ये देखकर रीता व रश्मि के छक्के छूट गए, मतलब वो परेशान हो गई, अभी क्या होगा। तभी उन्होंने देखा कि स्वीटी उनकी आंखों के सामने हवा में तैर रही है। तैरते तैरते स्वीटी रीता और रश्मि के पास आई और जोर से बोली, तुमने मुझे मार डाला, मैं स्वीटी का भूत हूँ, अब तुम दोनों को इस अपराध के लिए दंडित किया जाएगा। यह कहकर जैसे ही स्वीटी हवा में तैरते हुए उन दोनों के निकट पहुंची, वे दोनों डर के मारे चीखती हुई वहां से भागी और झाड़ियों के पीछे जा छुपी। कुछ घंटों के बाद जब दोनों ने अपनी अपनी घड़ियां देखी तो पाया कि 3 घंटे गुजर चुके थे और अध्यापिका द्वारा दिए गए आदेशानुसार सभी बच्चों को 3 घंटे बाद पिकनिक स्थल पर एकत्रित होना था। रीता व रश्मि पिकनिक स्थल पर पहुंचने के लिए झाड़ियों से बाहर निकल आए। उन्होंने ये निश्चय कर लिया था कि वे दोनों स्वीटी की हत्या के विषय में किसी से कुछ नहीं कहेंगे। जब वे दोनों पिकनिक स्थल पर पहुंची तो मानो वो स्वीटी के अलावा वहाँ सभी बच्चे उपस्थित थे। अध्यापिका ने पूछा, क्या किसी ने मोना व स्वीटी को देखा है? पता नहीं वो दोनों कहाँ चली गई। सभी विद्यार्थी चुप। मोना और स्वीटी के विषय में कोई कुछ भी नहीं जानता था। रीता और रश्मि के चेहरे डर के मारे पीले पड़े हुए थे। तभी उन्होंने किसी की आवाज सुनी। उन्होंने पीछे पलटकर देखा तो उन्हें मोना व स्वीटी आती हुई दिखाई दी। यह देखकर डर के मारे रीता की चीख निकल गई। उसने सोचा, स्वीटी मोना के साथ कैसे आ सकती है? वो तो मर चुकी है, मैंने ही तो उसे मारा था, हमें तो जंगल में उसका भूत भी दिखाई दिया था। यह सोचकर डर के मारे रीता पसीना पसीना हो गई और बेहोश होकर गिर पड़ी। कुछ समय बाद उसे होश आया। उधर रश्मि की हालत भी खराब थी। डर के मारे उसकी भी घिग्गी बंधी हुई थी। हाँ, एक भूत को कॉल करो, फिर वो आएगा, फिर हम डरेंगे, फिर घिग्गी एक्सप्रेशन दिखाएंगे घिग्गी कैसे बनती है। सभी बच्चे वो दोनों अध्यापिकाएं स्कूल वापस लौटने के लिए
बस में जा बैठे। पूरे रास्ते रीता और रश्मि आंखें फाड़ फाड़ कर स्वीटी को देखती जा रही। उन्होंने एक दूसरे से वादा किया कि भविष्य में वे स्वीटी को कभी भी तंग नहीं करेंगी, परंतु वे दोनों इस उलझन में थी कि स्वीटी जीवित कैसे हो सकती है, जबकि उन्होंने तो उसका भूत हवा में तैरता हुआ अपनी आंखों से देखा था। उस रात पहुंचकर स्वीटी ने पुनः जादुई कांच का टुकड़ा घिसा। उसके घिसते ही सोनपरी और चंद्र एक बार फिर स्वीटी के सामने प्रकट हो गए। स्वीटी ने हल्की मुस्कान के साथ उन दोनों का स्वागत किया और बोली, धन्यवाद सोनपरी, अगर तुम सही समय पर मुझे न बचाती तो शायद मैं मर ही जाती। दरअसल जब मैं चट्टान से गिरी तो एक पेड़ की शाखा में अटक गई और इसी वजह से मैं जमीन पर गिरने से बच गई। किसी तरह मैंने जादुई कांच निकाला और उसको घिसकर तुम्हें पुकारा। वो जाएंगे वहां तक, अभी वहां तक नहीं पहुंचे ना, अभी कहानी ये पहले पढ़ लेते हैं। फिर तुमने आकर मेरी सहायता की और मुझे बचाया। ये सुनकर सोनपरी बोली, स्वीटी, चंद्र ने रीता को तुम्हें धक्का देते हुए देख लिया था। उसने तुरंत मुझे इस विषय में सूचना दी और हम दोनों ने ये निश्चय किया कि हम रीता और रश्मि को उनकी हरकतों के लिए उन्हें एक अच्छा सबक सिखाएंगे। इसलिए पहले हमने तुम्हें शाखाओं के बीच में से निकाला और उचित मार्ग पर छोड़ा। उसके बाद मैंने अपनी चमत्कारिक शक्तियों का प्रयोग किया, जिनके द्वारा तुम हवा में तैरने लगे। रीता और रश्मि मुझे और चंद्र को तो देख नहीं सकती थी, इसीलिए उन्हें केवल तुम हवा में तैरती हुई दिखाई दी। स्वीटी बोली, सोनपरी, इस तरह मैंने उन दोनों को बुरी तरह डरा दिया। सोनपरी मुस्कुराई और बोली, हाँ स्वीटी, रीता और रश्मि को कभी भी यह पता नहीं चल पाएगा कि वो सब क्या था, परंतु मुझे विश्वास है कि वे दोनों अब तुम्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं करेंगे। भविष्य में जब भी तुम्हें मेरी आवश्यकता हो, तुम जादुई कांच को ना, मैं फौरन आ जाऊंगा। फौरन मतलब क्या हुआ? जल्दी, तुरंत। अच्छा स्वीटी, अब तुम सो जाओ, मैं भी चलती हूँ। शुभ रात्रि। ऐसा कहकर सोनपरी अदृश्य हो गई और स्वीटी एक बार फिर उसी जादुई कांच के टुकड़े को अपनी मुट्ठी में दबाकर मीठे सपनों की दुनिया में खो गई। और हमारा कहानी आज का सोनपरी खत्म हो गया। नहीं, अगले वाला में इससे हम क्या सीखे कि किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, किसी से ईर्ष्या नहीं करना चाहिए। डिस्टर्ब मत कर, उसे लिखने दे। हाँ, एक शब्द सुनो, क्या बता? देख के मुंह के अंदर चला जाएगा, संभाल के। तुझे गुब्बारा फुलाना आता है? ओ क्या भाई, तूने तो पूरा फुला दिया भाई।